बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि IMF की तमाम शराइत पूरी हो चुकी, अब कोई बहाना नहीं, जल्द कर्ज मिल जाएगा। टूटा फूटा मुआहिदा हमारी झोली में डाला गया, हमारे पास कोई चॉइस नहीं, शराइत मानना पड़ रही है। 2018 में झुरलू इलेक्शन हुआ, धांधली करके इंतखाबी नताइज बदले गए। वो लाहौर में तकरीब से खिताब कर रहे थे। महंगाई के क्या असबाब हैं, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। वो 4 साल की कहानी अभी मैंने इख्तिसार के साथ आपको बयान की, फिर कभी बताऊंगा कि किस तरह हमें IMF का टूटा फूटा मुआहिदा हमारी झोली में पड़ा। फिलहाल हमें IMF की शराइत माननी पड़ रही हैं, हमारे पास कोई और चॉइस नहीं। और आप देखिए कि जब 2018 के इलेक्शन में अभी कई महीने पड़े थे, तो उस वक्त के जो चीफ जस्टिस थे साकिब निसार, उन्होंने इन तमाम मंसूबों पर पाबंदियां लगा दी थी। क्यों? इसलिए कि नून लीग न जीत सके। हफ्ते और इतवार के दिन जो अदालत लगते थे, वो किसी यतीम की दरख्वास्त के ऊपर फैसला करने के लिए नहीं। ये बताएं 56 कंपनियां ये लेके आए, ये इतनी बड़ी बड़ी तनख्वाहें आप कहां से ले रहे हैं ये सरकारी अफसरान। ये जो ऑरेंज लाइन है, ऑरेंज लाइन जानते हैं ना आप, सफर किया उसमें, इसको नजर लग गई इन तमाम उन लोगों की जो नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान तरक्की करे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की सरबराही में एक और कमांडर्स कॉन्फ्रेंस मुनाकिद हुई। कॉन्फ्रेंस में मुल्क को दरपेश इलाकाई, अंदरूनी और सिक्योरिटी चैलेंजेस का जायजा लिया गया। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। आर्मी चीफ की सरबराही में अहम कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, मुल्क को दरपेश चैलेंजेस का जायजा लिया गया। ISPR के मुताबिक कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की क़यादत मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से मुकम्मल तौर पर आगाह है। पाकिस्तान के अवाम की हिमायत के साथ आइन के तहत अपनी जिम्मेदारियां अदा करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। कॉन्फ्रेंस ने अवाम की हिमायत के साथ अंदरूनी और बैरूनी खतरात से निमटने के अज़्म का इजहार किया। सिक्योरिटी फोर्सेज मगरबी सरहद के साथ खुफिया मालूमात की बुनियाद पर ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं। कॉन्फ्रेंस में मुल्क में दहशतगर्दी के चैलेंज के हवाले से कहा गया कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कौम और हुकूमत को मुश्तरका मौक़िफ़ अपनाने की ज़रूरत है। वफाकी काबीना ने कच्चे के इलाके में ऑपरेशन के लिए फ़ौज तैनात करने की मंजूरी दे दी है। ज़राए के मुताबिक पाक फ़ौज कच्चे के इलाके में जारी ऑपरेशन में हिस्सा लेगी। वज़ारत दाखिला की असम्बली की सर्कुलेशन के जरिए काबीना से मंजूरी ले ली गई है। पंजाब हुकूमत ने फ़ौज की खिदमात के लिए विफाक से रजू किया था। फ़ौज की खिदमात के लिए 24 अप्रैल तक तोसी के साथ 5 मई तक दरख्वास्त की गई है। ऑपरेशन की सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए फ़ौज की खिदमात में तोसी का फैसला होगा। पंजाब हुकूमत ने मौक़िफ़ अपनाया है कि कच्चे के इलाके में डाकू जदीद हथियारों से लैस हैं। ऑपरेशन में आर्मी ट्रूप्स, गाड़ियों और आलात की ज़रूरत होगी। कच्चे के इलाके में 11,000 पुलिस एहलकारों का डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन। पाक आर्मी की 6 बख्तरबंद गाड़ियां कच्चे के इलाके में पहुंच गईं। जदीद बख्तरबंद गाड़ियों के जरिए डाकुओं की पनागाहों को ख़त्म किया जाएगा। पाक आर्मी के 15 स्नाइपर्स भी कच्चे के इलाके में पहुंच गए हैं। कच्चे के इलाके को आइंदा चंद रोज़ के लिए मुकम्मल क्लियर कर लिया जाएगा, पुलिस हुकाम का ऐसा कहना है। मुदस्सिर हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। मुदस्सिर, बताएगा किस तरीके से इस ऑपरेशन को प्लान किया गया है? जी बिल्कुल, कच्चे के इलाके में डाकुओं के खिलाफ जो ऑपरेशन है वो तेज कर दिया गया है। पाक आर्मी की 6 बख्तरबंद गाड़ियां कच्चे के इलाके में पहुंच गई हैं। जदीद बख्तरबंद गाड़ियों के जरिए डाकुओं की पनाहगाहों को जो है वो खत्म किया जा रहा है। जैसे के मुताबिक पाक आर्मी के 15 स्नाइपर्स भी कच्चे के इलाके में पहुंच गए हैं और स्नाइपर गन से डाकुओं को जो है वो काला कलम करके जो है वो कच्चे के इलाके को मुकम्मल तौर पे डाकुओं से क्लियर करवाया जाएगा। स्नाइपर्स के जरिए दुश्मन को दूर से टारगेट करके पुलिस के दस्ते जो हैं वो आगे बढ़ेंगे और कच्चे के इलाके को पुलिस का ये दावा है कि अंदर चंद रोज तक डाकुओं और दहशतगर्दों से मुकम्मल तौर पर जो है वो क्लियर करवा दिया जाएगा। इस 6 रोज से कच्चे के इलाके में पंजाब पुलिस के 11,000 एहलकार और अफसरान जो है वो ऑपरेशन कर रहे हैं। अब तक जो है वो एक जो डाकू है वो हलाक तो हो चुका है और पुलिस का ये दावा है कि दर्जनों डाकू जो हैं उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया है। और पुलिस की जो नफरी है वो पुलिस का कहना है कि आगे बढ़ रही है। इस हवाले से पाक आर्मी के जो स्नाइपर्स हैं उनकी खिदमात भी हासिल कर ली गई हैं और 15 स्नाइपर्स जो हैं वो कच्चे के इलाके में पहुंच गए हैं। इसके अलावा जो बख्तर बंद जो जदीद गाड़ियां हैं वो भी पाक आर्मी की वहां पर पहुंच गई हैं, जिसकी मदद से ऑपरेशन को जो है वो आगे बढ़ाया जा रहा है। ठीक है मुदस्सिर, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अमीर जमात इस्लामी की 3 रुकनी वफ़द के हमरा मुलाकात में मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ आज लाहौर में मसरूफ़ तरीन दिन गुजार रहे हैं। अहम मुलाकातें भी की जा रही हैं। तरक्याती मनसूबों के उनकी जानिब से दौरे भी किए गए, वहाँ पर जाकर भी जायज़ा लिया गया और इसके साथ साथ अहम मुलाकातें भी की गई। और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अमीर जमात इस्लामी की 3 रुकनी वफ़द के हमरा मुलाकात हुई है। मुलाकात में मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। सीनियर कानूनदान एतजाज़ अहसन का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के पास सॉफ्ट पावर है, फैसले पर अमल दरामद के लिए बंदूकों तोपों की जरूरत नहीं। 14 मई को इलेक्शन का फैसला हो गया तो अब इलेक्शन कराना पड़ेगा। दुनिया की कोई ताकत इनकार नहीं कर सकती। वज़ीर-ए-आज़म अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी पर नाअहल होंगे। वो लाहौर में बुकला की गोल में इस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। Not later than a date in 90 days. ये नहीं कहता कि within 90 days, but not later than 90 days. So असल इशू ये है उसको डाइवर्ट उससे करने के लिए, डाइवर्जन के लिए मुख्तलिफ इशूज उठाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो हतमी हो उस पे अमल दरामद खुद ही होगा। ये कोई करिश्मा है हमारी आइन का भी, हमारी आइनी सोच का भी। ये इलेक्शन 14 मई को होंगे। ये बस ये सॉफ्ट पावर ऑफ दिस कोर्ट होती है, अदालत की सॉफ्ट पावर होती है, उसको बंदूकें तोपों की जरूरत नहीं है। अब जिसने कह दिया कि हम नहीं मानेंगे सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को, मैं ये समझता हूं उसको जब तलब करेगी अदालत, वो आएगा तो उससे पूछा जाएगा ये तुमने बयान दिया, आपने बयान दिया कि आप मानते ही नहीं सुप्रीम कोर्ट और इस फैसले को। वो यहाँ या ना करेगा, हाँ ही करनी पड़ेगी, तो वहीं कन्विक्ट होगा। अगर वो ना करेगा तो नेक्स्ट डे एविडेंस बुला लिया जाएगा उसको कन्फ्रंट करने के लिए। वो जो टेप चलती है कौमी असेंबली में, वो ट्रांसक्रिप्ट वो मंगा लिया जाएगा। अगर ये ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का रहे, कोई दुनियावी ताकत नहीं है जो उसको डिफाई कर सकती है। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद का कहना है कि अदलिया पर जाल फेंकने की कोशिश की गई तो कौम सड़कों पर होगी। पाकिस्तान आइन और कानून की जंग लड़ रहा है। आसिफ अली जरदारी चाहते हैं कि शहबाज शरीफ नाअहल हो जाएं। नैब कानून में तरमीम अभी इनके गले में अटकी हुई है। वो इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। जिस दिन कौम को यकीन हो गया कि यहाँ जमहूरियत के लिए अदलिया पर भी कांटे डाले जा रहे हैं, जाल फेंके जा रहे हैं, फिर कौम सड़कों पर फैसला करेगी। आप मुल्क से भाग नहीं सकेंगे। और आसिफ जरदारी चाहता है कि शहबाज शरीफ नाअहल हो जाए ताकि बिलो रानी के लिए रास्ता खुले। नैब का कानूनी तरमीम पास नहीं हुई, कल आपने एक और तरमीम कर ली है। अभी नैब का कानून सुप्रीम कोर्ट में आपके गले में अटका हुआ है और आप अगर ये सोच रहे हैं कि आपकी जान छूट जाएगी, आपकी जान नहीं छूटेगी। एक नहीं कई केसेस हैं, इनसे हम घबराने वाले नहीं हैं। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट को इलेक्शन कमीशन की तरह बेवकूफ़ इदारा बनाने की कोशिश की गई तो आवाम के पास इनकलाब के सिवा कोई रास्ता नहीं बचेगा। ट्वीट में फवाद चौधरी ने मजीद कहा कि अगर इंतखाबात करवाने के सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल नहीं होता और सुप्रीम कोर्ट को भी इलेक्शन कमीशन की तरह बेवकूफ़ इदारा बनाने की कोशिश की गई तो आवाम के पास इनकलाब के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। अपने हुकूक के लिए सरों पर कफन बांध कर इस्लामाबाद की तरफ निकलना होगा। अब तक आइन के अंदर रहकर जिद्दोजहद की है, अगर आइन ना रहा तो जिद्दोजहद की भी हद नहीं होगी। इसके लिए आइन को मुकद्दम माना जाए और आवाम को दीवार से ना लगाएं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली अमीन गंडापुर को आज सरगोदा की इंसादी दहशतगर्दी अदालत में पेश किया गया। अदालत में थाना सदर भकर की जानिब से 14 रोजा रिमांड की इस्तदा की गई। ताहम अदालत ने अली अमीन को 3 रोजा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। थाना सदर भकर में 20 मार्च को दर्ज मुकदमे के मुताबिक दाजुल चेक पोस्ट पर अली अमीन गंडापुर और मुसल्लह गार्ड्स को रोकने की कोशिश की गई तो उन्होंने फायरिंग कर दी, जबकि पुलिस एहलकारों को अपनी गाड़ी से कुचलने की कोशिश और जान से मारने की धमकियां दी गई। दर्ज FIR में इंसदादे दहशतगर्दी समेत 11 दफात शामिल हैं। इस मुकदमे की समाअत के सिलसिले में अली अमीन गंडापुर और साथियों को आज रिमांड के लिए ATC सरगोदा पेश किया गया, जहां पर इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज खाविर रशीद ने केस की समाअत की।
पाकिस्तान की मईशत के हवाले से आर्मी बैंक ने रिपोर्ट जारी कर दी, जिसके मुताबिक माली साल 2025 तक करंट अकाउंट का सारा महंगाई अदायगियों का बोझ बढ़ने का खदशा है। आर्मी बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक माली साल 2024 और 25 तक अदायगियों का बोझ 29 अरब डॉलर सालाना होने का खदशा है। रिपोर्ट के मुताबिक IMF समेत चाइनीज कमर्शियल बैंक्स का कर्ज बॉन्ड्स की अदायगी करने होंगी, जबकि ग्रोथ रेट और महंगाई ज्यादा रहने के बायस खत गुर्बत में कमी नहीं हो सकेगी। रिपोर्ट में सेल्स टैक्स में हम आहंगी और इनकम टैक्स इस्लाहात नागुज़ीर करार दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक IMF प्रोग्राम के बावजूद पाकिस्तान को ज़र मुबादला ज़खायर में कमी का सामना है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के तयन का मामला। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुतल्लिक तजावीज़ हुकूमत को भिजवा दी हैं। कीमतें बरकरार रखी जाएँ या आलमी तनाजुर में 8 रुपये फ़ी लीटर तक इजाफे की तजवीज़ दी गई है। ज़राए के मुताबिक ओगरा ने डीजल की कीमत में 8 रुपये और पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये तक इजाफे की तजवीज़ दी है, जबकि दूसरी तजवीज़ में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने की तजवीज़ दी गई है। वज़ीर ख़जाना ओगरा की सिफारिशात पर वज़ीर-ए-आज़म से मुशावरत करेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुतालिक हतमी फैसला आज किया जाएगा। आइंदा 15 दिन के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक रात 12 बजे के बाद होगा। पाक फौज के ताउन से पेशावर के तारीखी मिशन अस्पताल में खस्ता हाली का शिकार कदीमी मकामात की तज़ीन और आराइश कर दी गई। अस्पताल के तारीखी पहलू के हवाले से देखते हैं समीन जान की यह रिपोर्ट। दौरे हुकूमत में घोड़ों के इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल होने वाली जगह पर 1904 में मिशन अस्पताल कायम किया गया, जो अब हस्ता हाल हो चुका है। अस्पताल में रोजाना के हिसाब से सैकड़ों मरीजों का इलाज होता है। पाक फौज के ताउन से मिशन अस्पताल में हस्ता हाल होने वाली जगहों की तामीर और मुरम्मत करके खूबसूरत बना दिया गया, जहाँ पर मरीजों के तीमारदारों के बैठने के लिए खूबसूरत पार्क भी तामीर किया गया है। कोर कमांडर साहब का, पाक आर्मी का और अपने तमाम मुस्लिम ब्रादर का शुक्रिया जिन्होंने ये चैपल को दोबारा हमारे खड़ा किया। ना सिर्फ उन्होंने इसकी रेनोवेशन की है, बाकी अंदर सारा जितना फर्नीचर है वो भी हमें चेंज करके दिया है। माहिरीन के मुताबिक ये है अस्पताल में मौजूद खूबसूरत चैपल नुमा इमारत, जो मुगलिया दौरे हुकूमत में 17वीं सदी में उस वक्त के गवर्नर नवाब सईद खान ने अपने लिए मोनूमेंट बनाया था, जो बरतानवी दौरे हुकूमत में आर्मी यूनिट और सिखों के दौर में कोर्ट के लिए इस्तेमाल हुआ करता था। बाद में ये मसीही स्टाफ के लिए चैपल चर्च के नाम से इस्तेमाल होने लगा। 1926 में यहाँ पे ये जो मकबरा है, इसको एक चैपल का दर्जा दे दिया गया और यहाँ पे वर्शिप करते थे हमारे जो ईसाई बरादरी के लोग हैं, तो वो अभी तक इट हैज स्टिल कैरिड ऑन, अभी भी ये एज अ वर्शिप प्लेस यूज़ हो रहा है। पाक फौज के तावन से तारीखी चैपल चर्च की खस्ता हाल इमारत को 6 महीनों के अंदर तामीर और मुरम्मत करके खूबसूरत और मजबूत बना दिया गया है। बहरा साहब के लिए चले मौलाना फजल रहमान इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। लिया कि हमने इस मुल्क का खात्मा करना है। अगर दोबारा ये इख्तियार में आता है तो उसका ना मुकम्मल एजेंडा मुकम्मल करना है। अजीब बात तो ये है कि अमेरिका में बैठा हुआ वहाँ का CIA का, शायद अब रिटायर्ड हो, इसलिए वो कहते हैं कि हमारा किसी हुकूमती इदारे से उसका ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन बहरहाल उसकी बात के पीछे कुछ सपोर्ट के बगैर वो नहीं कर सकता जी। ज़लमाए खलीलज़ाद भी कहता है कि आप उनसे बात करें। अमेरिकी कांग्रेस में इसराइल फ्रेंड कमेटी का जो बड़ा है ब्रॉड शर्मन, वो भी उसको सपोर्ट कर रहा है और वो भी कहते हैं डायलॉग की बात करो, उससे बात करो पहले। सुप्रीम कोर्ट तजादात का शिकार है। एक तरफ वो कहते हैं आईन का तकाजा है कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन होंगे, दूसरी तरफ वो हमें कहता है कि आपस में बात करके तय करो। अगर बात करके तय करें और अक्टूबर के बाद करें या दिसंबर के बाद करें या अगले मार्च के बाद करें या अगले अक्टूबर की बात करें, फिर आइन कहाँ होगा और 90 दिन कहाँ होंगे आइन के। हमारे खिलाफ फैसला देने के बाद हमें कहता है कि आप बात करें, इसका माना है कि सुप्रीम कोर्ट भी हमें ब्लैकमेल कर रहा है। वो डायलॉग की बात करके खुद अपने 90 दिन की नफी कर रहा है, आइन की नफी कर रहा है।
تو ایسی صورتحال میں ہماری جماعت اور پی ڈی ایم ایسے لوگوں کے ساتھ بات کرنے میں کسی قسم کے ملک کا مفاد نہیں دیکھ رہی. ہاں، اگر ہم نے کسی کو خوش کرنا ہے، اس کو میسج دینا ہے کہ جو آپ چاہ رہے ہیں تو میں بھی وہی چاہ رہا ہوں، یہ الگ الگ بات ہے. نہ اس کو جمہوریت کا نام دیا جا سکتا ہے اور نہ ہی کسی اور شریفانہ الفاظ کے ساتھ اس کو تعبیر کیا جا سکتا ہے. اسمبلی، پارلیمنٹ قانون پاس کر رہی ہے، ابھی وہ ایکٹ بنا نہیں، چیف جسٹس صاحب نے 8 رکنی بینچ بلا لیا، فوری طور پر بلایا. کیا جج نے دوسرے فریق کی بات نہیں سننی؟ اس نے حکومت کو بلایا، کیا اس نے بات سنی ان کی؟ اور ایک ہی نشست میں فیصلہ دے دیا، اور پھر کہتے ہیں یہ فیصلے تسلیم کرو. کیسے تسلیم کریں ہم لوگ؟ ہم انسان ہیں، اس ملک کے معزز شہری ہیں، ہم سیاسی لوگ ہیں، ہم رائے رکھتے ہیں. تو اس طرح تو نہیں کہ جانوروں کی طرح اب ہمارے سامنے جو چارہ ڈالے ہم قبول کرتے رہیں. آئینی طور پر تو پھر اختیارات تقسیم ہیں، ہر ایک کا ایک دائرہ اختیار ہے. عدلیہ کا اپنا دائرہ اختیار ہے، انتظامیہ کا اپنا دائرہ اختیار ہے. آپ کیوں مداخلت کر رہے ہیں اس میں؟ مقننہ کا اپنا دائرہ اختیار ہے. کسی کو چھوڑا آپ نے؟ الیکشن کمیشن کے اختیارات آپ نے سلب کر لیے، یہاں تک کہ پورا الیکشن شیڈول دے دیا. پورے الیکشن کمیشن کے اختیارات پر قبضہ کر لیا. انتظامی طور پر یہ حکومت کا اختیار ہے کہ اس کے رجسٹرار کو واپس بلائے یا وہاں بھیجے. سپریم کورٹ کے رجسٹرار کو ہٹانا یہ انتظامی معاملہ ہے، سپریم کورٹ کا نہیں جائے گا. آپ کیوں اس طرح مداخلت کرتے ہیں تمام معاملات میں؟ پارلیمنٹ ایکٹ بنا رہی ہے، ابھی ایکٹ بنا نہیں ہے اور آپ پہلے قانون اس کے خلاف فیصلہ دے رہے ہیں. تو پارلیمنٹ کے اختیارات پر قبضہ، تو الیکشن کمیشن کے اختیارات پر قبضہ، تو انتظامیہ کے اختیارات پر قبضہ. اگر سپریم کورٹ اس طرح ہے تو پھر ہم اس کو عدالت کہنے کی بجائے ایک عدالتی مارشل لا سے تعبیر کر سکتے ہیں. اور ہم اس مقصد کے لیے سیاست میں ہیں کہ ہم نے آئین کو ماننا ہے، قانون کو ماننا ہے، لیکن آئین اور قانون کا سہارا لے کر جبر کو تسلیم نہیں کرنا. یہ اس وقت کی صورتحال ہے جس پر میں اپنے رائے دینا چاہتا تھا. بہت بہت شکریہ آپ حضرات کا. اللہ تعالی ہمارے وطن کی حفاظت فرمائے اور انشاءاللہ العزیز ہم اس وطن کی حفاظت کے لیے لڑیں گے. اور یہ جو الیکشن کے خلاف 2018 کے خلاف ہم 3-3.5 سال سڑکوں پہ رہے ہیں. ہماری طرح کون سڑکوں پہ رہا ہے؟ سردی، گرمی، ہر حالت ہم نے برداشت کی ہے، ہمارے ورکروں نے برداشت کیا ہے، عوام اس میں شامل ہوتے تھے. 14 ہم نے ملین مارچ کیے ہیں، آزادی مارچ کیا ہے، لاکھوں لوگ اس میں شریک ہوتے تھے. اب پتہ نہیں ہماری اسٹیبلشمنٹ کو کون رپورٹ کرتا تھا کہ اس کی تعداد کتنی ہے جلسے میں. اور اس طریقے سے وہ سمجھتے ہیں کہ شاید. تو ہم نے تو یہاں پر 8 اگست 2018 کو شرح دستور پر
मुजाहरा किया, सुप्रीम कोर्ट के सामने मुजाहरा किया, क्या उस वक्त तौफीक हुई इस सुप्रीम कोर्ट के कि वो सो मोटो करे? धांधली की पुष्पनाही कर रहे थे सारे लोग। उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट भी जो है वो धांधली की पुष्पनाही कर रही थी। क्या हम आज की एस्टेब्लिशमेंट से दरख्वास्त कर सकते हैं कि वो उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट की इस नाजायज, नारवा, उस जुल्म और इस धांधली के जुर्म का एहतसाब कर सकेगी? ये चीज़ें साफ होनी चाहिए। ऐसे हमें ऐसे लोगों के साथ बिठाएं कि जिसकी ना हम, मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं कि मैं इमरान खान को पाकिस्तान की सियासत का गैर ज़रूरी अंसर समझता हूं। ये लॉन्च किया हुआ है और हम इनसे मुज़ाकरात की बात करते हैं। इतनी गिर गई है पाकिस्तानी कौम, इतनी गिर गई है पाकिस्तानी सियासत। लिहाजा ये बात दिल से निकाल ली जाए कि हम इस तरह के शख्स को कहेंगे कि साहब आप बता दीजिए, हम कभी इंतखाब करेंगे। ऐसी सियासत को छोड़ देना चाहिए फिर हमें। अल्लाह ताला फजल फरमाएगा इंशाअल्लाह। पीपल्स पार्टी का अपना फलसफा है। उन्होंने अदम एतमाद के ज़रिए से हुकूमत हटाने की बात की, जब मैंने कहा था कि तहरीक के ज़रिए से और सूबाई असम्बली सिंध की तोड़कर तमाम असम्बली के मेंबरान जो हमारे हैं मुस्ताफ़ी हो जाएं। हम पूरी तहरीक की क़ुव्वत के साथ इस्तिज़ाम को तब्दील करना चाहते हैं। आज इलेक्शन हो जाते, मुल्क में कोई हैजान ना होता, इस्तिराब ना होता, लेकिन ये सब मुत्तफ़िक़ हो गए इस बात पर कि हमने अदम एतमाद के ज़रिए हटाना है, तो हटा दिया। हमने भी उस वक्त कोई सियासत में तकसीम पसंद नहीं की, लेकिन आज हम उसी को भुगत रहे हैं, नहीं भुगत रहे, उसी की महंगाई को हम भुगत रहे हैं और अपने आप को मज़लूम भी बना रहे हैं लोगों के सामने। और वही महंगाई है कि जिसको आज वो इस्तेमाल कर रहा है अपनी उड़ान के लिए, और वही महंगाई है जो हमारे लिए एक मुश्किल का बायस बन रही है। सो इस किस्म के फ़लसफ़ों पर इख्तलाफ तो मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन हम पहले भी आपके सामने ये बात कह चुके हैं कि हमारी सोच के मुताबिक नहीं था, हमारा तसव्वुर कुछ और था, और हमने 3.5 साल जो सड़कों पर गुजारे हैं उससे हालात तब्दील किए हैं। उसने मुल्क के अंदर एक शूर पैदा किया, कौम के अंदर एक शूर पैदा किया, लेकिन उसकी कदर नहीं की गई। सो अब हम नए नए तजर्बे रोज़ रोज़ नहीं कर सकते। जी मौलाना साहब, अभी कल आसिफ जरदारी साहब ने एक इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने कहा कि बाजवा साहब ने धमकी दी थी माशाल्लाह की, और उन्होंने ये कहा था कि अगर आप मुज़ाकरात करते हैं, तहरीक अदम एतमाद वापस लेते हैं तो मामला तय हो सकते हैं। लेकिन मैंने और मौलाना फजल रहमान ने इस मुतालबे को तस्लीम नहीं किया था। इस हवाले से आप कुछ कहेंगे, उस वक्त की सिनेरियो क्या था और किस वजह से आपने फिर हुकूमत बनाई, और जब आपने ये फैसला कर लिया था कि मई में हुकूमत जो ख़त्म करके इलेक्शन में जाएंगे, तो फिर किसने रोक दिया था कि इलेक्शन में मत जाएं? देखिए, अक्टूबर में भी हमारे साथ मुज़ाकरात हुए। बाजवा साहब ने पूरा इख्तियार जो है जनरल फैज़ हमीद को दिया। जनरल फैज़ हमीद के साथ बैठे थे चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज़ इलाही, मेरे साथ बैठे थे अकरम दुरानी और तलहा महमूद। 6 आदमियों के मुज़ाकरात में बाकायदा असम्बली की तोड़ने की भी तारीख मुतय्यन हुई, और इलेक्शन के नए शेड्यूल की भी तारीख मुतय्यन हुई, और अगले साल मार्च में इलेक्शन कराने की भी बात तय हो गई। जब हमने धरना उठा लिया तो कहा जी हमने तो कोई बात ही नहीं की। क्या इतनी जिम्मेदार पोस्टों पर बैठने वाले लोग वो भी इस तरह की कच्ची बातें करते हैं? और न चौधरी साहिबान को कोई एहसास हुआ इस बात का कि भाई हमने तो शरीफ लोग हैं, हमने तो एक ज़ुबान दी थी, और मैं ज़रा थोड़ा वज़ादार आदमी हूँ, किसी को मुंह पे कहना कि जी लिख कर दो, पहले दस्तखत करो, तो ज़रा थोड़ा इस तकल्लुफ़ से मैंने भी इज्तिनाब किया। लेकिन बहरहाल ये तय हुआ था कि इंतखाब होंगे, और नहीं वादा पूरा किया। तो एक वादा तो नहीं है। बाजवा साहब की किस किस बात को हम रोएंगे जी? जनरल फैज़ हमीद की किस किस बात को हम रोएंगे जी? बट ठीक है, अब हम वो चले गए हैं। अब उनकी अपनी एस्टेब्लिशमेंट जो है, उनका अपने इदारे का फ़र्ज़ बनता है कि वो इस हवाले से ज़रा खुद सोचें। अब हर बात पे हम कहें, हम फ्रंट पर आकर बात करें,
तो ये सारी चीज़ें उनके सामने हैं। ऐसा नहीं है कि लोग जानते नहीं हैं, इन तमाम चीज़ों को सब लोग जानते हैं। हुई तो इमरान खान को मैदान में छोड़ के आप लोगों को आगे धक्का दे दिया, दलदल में फंसा के और न्यूट्रल हो गए। भाई इमरान खान को आप अगर इतना सपोर्ट कर रहे थे, अब न्यूट्रल हो रहे थे, तो गंद जो किया हुआ था वो तो साफ करके फिर आप न्यूट्रल होते। आपको दलदल में फंसा के भाग गए, इनको आगे किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट को, तो आप इसमें एस्टेब्लिशमेंट को बिल्कुल न्यूट्रल समझ रहे हैं या? क्योंकि अदालतों पे छाप तो रही है एस्टेब्लिशमेंट की हर दौर में, अदालतें कभी भी एस्टेब्लिशमेंट की बाहर नहीं गई, तो ये कैसे पॉसिबल है? ये कुछ जो कुछ हो रहा है शायरा दस्तूर पे, वो एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर हो रहा है। फजल, ये एक नाकाम शो है। 15-15, 20-20 वकील इकट्ठे हो जाते हैं, इससे ज़्यादा उनके पास कोई स्ट्रेंथ ही नहीं है। और ये हमेशा इस किस्म की चीज़ों को रास्ता देते हैं कि किसी तरीके से भी हो, लेकिन एक नाजायज़ बात को जायज़ बना सके। जो अपने आप को माहिर समझते हैं ना, हम कानून और आइन के माहिर हैं, तो इस हवाले से बड़ी एक इत्तेफाक राय मुल्क के अंदर मौजूद है। पाकिस्तान में एक कौमी हुकूमत मौजूद है, तमाम की इत्तेफाक राय के साथ हुकूमत मौजूद है, और सिर्फ उन लोगों की नहीं कि जो PDM में थे। PDM से निकलने के बावजूद पीपल्स पार्टी भी उस हुकूमत में मौजूद है, PDM से निकलने के बावजूद ANP भी उस हुकूमत में मौजूद है, MQM भी इस हुकूमत में मौजूद है, बाप पार्टी भी उसमें मौजूद है, इंडिविजुअल भी मौजूद है इसके अंदर। तो हमजहत इस वक्त ये एक कौमी हुकूमत की हैसियत रखती है। आगाह करें कि पीटीआई रहनुमा अली जैदी को सिंध पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फरूख हबीब की जानिब से ये कहना है, जबकि पीटीआई सिंध ऑफिस से अली जैदी को गिरफ्तार किया गया है। फरूख हबीब की जानिब से ये कहा गया है, पीटीआई रहनुमा अली जैदी को सिंध पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि पीटीआई सिंध ऑफिस से अली जैदी को गिरफ्तार किया गया है। फरूख हबीब की जानिब से ये ट्वीट किया गया है। तो पीटीआई रहनुमा अली जैदी को सिंध पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मजीद जानेंगे तलहा हाशमी से। तलहा, क्या इत्तलात हैं आपके पास इस हवाले से? देखिए, खैबान बुखारी फेज 6 पर ये पीटीआई का मरकजी सेक्रेटेरिएट है, जहाँ पर अब से कुछ देर पहले तकरीबन 15 से 20 मिनट पहले पुलिस एहलकार और कुछ सादा लिबास एहलकार दाखिल हुए हैं, और वहाँ से इन्होंने अली जैदी को हिरासत में लिया है और हिरासत में लेकर नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया है। जो फुटेजेस कुछ सरफेस हुई हैं और जो तर्जुमान पीटीआई का एक बयान जारी हुआ है, उन्होंने ये बताया है कि एहलकार बगैर किसी वारंट के पार्टी दफ्तर में दाखिल हुए हैं और अली जैदी उस वक्त पीटीआई सिंध सेक्रेटेरिएट में तंजीमी अहदेदारान से मुलाकात कर रहे थे। इस दौरान सिविल और यूनिफॉर्म में मलबूस एहलकारों ने अली जैदी को गिरफ्तार करके नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया है। और जो तर्जुमान है वो ये भी बताते हैं कि एहलकार जाते वक्त दफ्तर से कुछ अफराद के मोबाइल फोन भी साथ लेके गए हैं, और जो तर्जुमान पीटीआई सिंध है वो इसकी मजम्मत भी करते हैं। इस हवाले से हमने बात करने की कोशिश की है पुलिस हुकाम से, लेकिन फौरी तौर पे उनका कोई मौके सामने नहीं आ पाया। लेकिन जो फुटेजेस सरफेस हुई हैं उसमें देखा जा सकता है कि पुलिस एहलकार हैं और कुछ सादा लिबास एहलकार ने जिन्होंने अली जैदी को हिरासत में लिया है और उनको नामालूम मकाम पर मुंतकिल किया है। इस सिलसिले में हम सिंध हुकूमत से भी और सिंध पुलिस से बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि इनको किस केस में गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि माजी में कुछ केसेस दर्ज हैं, कुछ केसेस में इनकी बेल हो गई थी, कुछ केसेस में इनकी बेल रहती थी। तो अब ये देखना है कि इनको किस केस में, पुराने किसी केस में गिरफ्तार किया गया है या कोई नया मुकदमा पे दर्ज किया गया है। ताहम इन पे केसेस जरूर मौजूद थे और इसकी कंफर्मेशन अभी पुलिस की जानब से नहीं की गई है कि पुलिस के किस यूनिट ने और किस जुर्म में इन्हें हिरासत में लिया है। अच्छा तलहा, ये बताएगा कि किस थाने की पुलिस है, कुछ मालूम हो सका इस हवाले से? नहीं, फौरी तौर पे जैसे मैंने आपसे अर्ज किया कि फौरी तौर पे मैंने जो पुलिस की क़यादत है उससे बात करने की कोशिश की है, लेकिन वो इस वक्त कोई बयान जारी नहीं कर रहा है, या तो वो जारी करना नहीं चाहता या वो बयान जारी कर नहीं रहा है। मेरी बात नहीं हो पाई है, जैसे ही मेरी बात होगी तो हम जरूर इस चीज़ को कंफर्म करेंगे। लेकिन ये जरूर है कि जो फुटेजेस सरफेस हुई हैं वो यही हैं कि अली जैदी को एक पुलिस की गाड़ी है जो कि डाला, जिसे कहा जाता है वीगो, और पुलिस एहलकार हैं वो उनको साथ लेके आए हैं। अली जैदी ने सफेद रंग का कुर्ता शलवार पहना हुआ है। पीटीआई सेक्रेटेरिएट खैबान बुखारी फेज 6 से उनको हिरासत में लिया गया है। वो सब तंजीमी और दरान से मुलाकात कर रहे थे और फिर उसको नामालूम मकाम पर बहुत शुक्रिया, तलहा हाशमी हमारे साथ मौजूद थे।